हाय गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 5 का पार्ट सेकंड। हमने कल वाले लेक्चर में आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी और लुईस एसिड बेस थ्योरी को कंसीडर किया था। ये तीनों टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अब मुझे आज एक तो इस यूनिट को कंप्लीट करना है। ट्राई करेंगे कि ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं उसे भी डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, एक बात और, कल जो हम लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें मैंने कहा था कि लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं। तो हमने लिखा था कि जो भी लोन पेयर डोनर होते हैं लुईस बेस, तो मैंने कहा था जो भी क्या होंगे लोन पेयर डोनर, तो डोनर वालों को तो हमने क्या बोला था, बेस बोल दिया था। जैसे अमोनिया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है अमोनिया। और अगर मैं बात करूँ कि लोन पेयर एक्सेप्टर हैं, लोन पेयर ग्राही, तो हमने उनको क्या बोल दिया था, एसिड। सही भी बात है। अब मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करना था। देखो, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ये लिखा हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाई हमने Ag+ से। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2 के पास सिग्मा बॉन्ड, दूसरा वाला ये कौन सा है, पाई बॉन्ड। तो ये अपने पाई बॉन्ड को क्या करेगा, पाई बॉन्ड का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर किससे बॉन्ड बनाएगा, Ag+ से बॉन्ड बनाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, Ag+ के पास जाएंगे। ऐसे ही होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब बॉन्डिंग होती है तो ये बॉन्डिंग शो कैसे करते हैं, हम इसे ऐसे लिखते हैं, CH2 ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसे दे रहा है, Ag को। जैसे ही Ag को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या शो करते हैं, चार्ज। तो ये लगाया हमने पूरे ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज। इन दिस केस ये जो इथीन है, इथीन मॉलिक्यूल है, वो क्या हो जाता है, इसे हम बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। और इलेक्ट्रॉन डोनर है इसका मतलब ये क्या हो गया, लुईस बेस। तो हम एल्कीन और एल्काइन, जहाँ पे ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड, बहुआबंद वाले, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स जिनके पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्कीन हो सकते हैं और कौन हो सकते हैं, एल्काइन। इन्हें हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस। और Ag+ तो हम जानते हैं कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, लुईस एसिड। ठीक है, ये मुझे टॉपिक कल बताना रह गया था। एल्कीन और एल्काइन मल्टीपल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, लुईस बेस कंसीडर करते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर, निम्न में से कौन सी रिएक्शन होगी। और ये अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो यहाँ बात करते हैं, एक तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन है अमोनियम प्लस और PH3, और दूसरा है इसका रिवर्स, PH4+ है और ये कौन है, अमोनिया। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, NH4+ और PH3 दोनों के बीच में यहाँ पर H का डिफरेंस है। H मीन्स क्या होगा, H+ जो है वो यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, P पर। तो कहाँ पे ये रिएक्शन होनी है, कहाँ ये रिएक्शन नहीं होनी है, ये सब कुछ जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोटोन एफिनिटी। इसे हम बोलते हैं प्रोटोन बंधुकता। अब ये क्या होता है, देखो सबसे पहले तो मैं इसकी एक एग्जांपल लेके मतलब समझते हैं कि प्रोटोन बंधुकता होता क्या है। देखो यहाँ लिया हमने सबसे पहले एक बेस, और बेस को हम किससे शो कर रहे हैं, B से शो कर रहे हैं। ठीक है, बेस मतलब हुआ क्षार, और ये जो बेस है वो कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, H+, यानी हम इसको प्रोटोन ऐड करवा रहे हैं, H+ को प्रोटोन बोलते हैं। जब ये प्रोटोन जो है H+, इसे प्रोटोन बोलते हैं, तो ये जो प्रोटोन है बेस के पास आएगा, यानी क्षार के पास आएगा, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा BH+, यानी इन दोनों के बीच में क्या हुई है, बॉन्डिंग हुई है। इन दोनों के बीच में हम बोल देंगे कि बॉन्डिंग हुई है। और जहाँ जहाँ बॉन्ड बनते हैं वहाँ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोन एफिनिटी। तो यहाँ जो ΔH है वो क्या हो जाएगा, प्रोटोन एफिनिटी। अब इसकी डेफिनेशन देख लो एक बार, इन द गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था में क्या हो जाएगा, 1 मोल बेस, ये 1 मोल बेस हुआ। 1 मोल बेस क्या कर रहा है, प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है H+। प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या बोल देंगे, प्रोटोन एफिनिटी। ठीक है, जिसके लिए ΔH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी प्रोटोन बंधुकता, प्रोटोन एफिनिटी, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब
उसकी H प्लस से बॉन्डिंग नेचर उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो हुआ कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि N और P दोनों में से किसकी प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा है। तो ये कुछ वैल्यूज़ होती है जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है। वैल्यूज़ क्या है, देखो यहाँ लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखा हूँ, देखो अमोनिया की अगर मैं बात करूँ प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू, तो अमोनिया के लिए कितनी होती है, ये फिक्स होती है, हमें याद रखनी है 858 प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू किलो जूल पर मोल। अगर मैं बात करूँ फॉस्फीन, PS3 को फॉस्फीन बोलते हैं, इसकी प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू होती है 800 किलो जूल पर मोल, और लास्ट में आएगा यहाँ पर 950 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसका मतलब हमें क्या पता लगा, अगर हम यहाँ पे साइड में लिख दें कि सबसे ज़्यादा H प्लस से बॉन्डिंग नेचर किसकी होगी, देन आंसर इज ट्राईमेथिल फॉस्फीन, ट्राईमिथाइल फॉस्फीन, इसकी प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज़ क्या आने वाली है, CS3 होल थ्राइस P, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, अमोनिया, इसकी प्रोटोन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी। एंड इन दी लास्ट कौन आएगा, PS3। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन याद रखना है, वैल्यूज़ इन तीनों की याद रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक तो साइड है अमोनियम, अगर अमोनियम यहाँ से क्या कर दे, H प्लस को लूज़ कर दे, मैं ऐसे लिखती हूँ, इस अमोनियम ने यहाँ से क्या लूज़ कर दिया, ये कैसे बनाए अमोनियम, ये बनाए एक तो NH3 से, और दूसरा क्या बना H प्लस। अब जो ये H प्लस है वो किसके पास चला जाए, PS3 के पास, तो क्या बनेगा PH4 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, एक H प्लस यहाँ से यहाँ आ गया, और क्या बनेगा NH3 बनेगा। अब तुम यहाँ बताओ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि अमोनियम यानी कि नाइट्रोजन ने अपना H प्लस किसको दिया, फॉस्फोरस को, H प्लस किसने लिया, फॉस्फीन ने लिया है। ऐसा तब पॉसिबल होगा जब PS3 की प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा हो, किससे, अमोनिया से। चेक करते हैं, अमोनिया और PS3 दोनों में से किसकी प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा है, अमोनिया की ज़्यादा है। कौन H प्लस लेगा, अमोनिया। कौन नहीं ले सकता, PS3 नहीं ले सकता, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, PS3 ने H प्लस लिया, इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों की बात करते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका H प्लस यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या रह जाएगा PS3। हमें चेक करना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। कैसे करते हैं, देखो हमने लिखा है यहाँ पर दोनों की प्रोटोन एफिनिटी वैल्यू। अमोनिया की कितनी है, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 858, ये हमें याद रखना है। और अगर हम बात करें किसकी, PH4 की यानी कि फॉस्फीन वाले की, तो इसकी कितनी है 800। किसकी प्रोटोन एफिनिटी ज़्यादा है, अमोनिया की, किसकी ज़्यादा है, यानी कि कौन H प्लस ले सकता है, अमोनिया H प्लस ले सकता है। इसकी वैल्यू है 858 और इसकी वैल्यू है 800 फॉस्फोरिक वाले ग्रुप की। कौन H प्लस ले सकता है, अमोनिया, और यहाँ लिया भी किसने है, अमोनिया ने। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दैट द फर्स्ट रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, नॉट पॉसिबल, फर्स्ट वाली रिएक्शन नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल होगी। अब थर्ड को चेक करते हैं। देखो थर्ड में क्या हो रहा है, अमोनियम है और ट्राईमेथिल फॉस्फीन है। सबसे पहले हम चेक करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इन दोनों ग्रुप में से किसकी प्रोटोन बंधुकता ज़्यादा है, प्रोटोन एफिनिटी। तो देखो यहाँ वैल्यूज़ हैं, नाइट्रोजन वाले की है 858, ये लिखा हुआ है, और ट्राईमेथिल फॉस्फीन या मिथाइल फॉस्फीन, इसकी वैल्यू 950। यानी कौन प्रोटोन ले सकता है, ट्राईमेथिल फॉस्फीन, है ना। अब देखो है किसके पास प्रोटोन H प्लस, नाइट्रोजन के पास है, और पावर किसके पास ज़्यादा है, देन आंसर इज पावर तो इसकी ज़्यादा है। तो कौन H प्लस लेगा, इसका H प्लस यहाँ से फॉस्फोरस के पास, क्या बनेगा NH3 प्लस CH3 होल थ्राइस PH प्लस, एंड इट मीन्स ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल होगी। तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोन बंधुकता। ठीक है, ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ से। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है, इन तीनों थ्योरीज के बाद जो नेक्स्ट थ्योरी बचती है उसे हम बोलते हैं
फोर्थ पे आएगा ये लक्स फ्लड थ्योरी, इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लक्स फ्लड और यूसेनोविच थ्योरी। देखो इसमें हमने एक लाइन तो इससे पहले भी देखी थी, थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। अगर लक्स फ्लड थ्योरी आता है 2 और 3 मार्क्स में तो हम क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले लक्स फ्लड थ्योरी में एसिड और बेस क्या होते हैं, तो जो भी ऑक्साइड दाता है, ऑक्साइड मतलब O-2, O-2 देने वाले ग्रुप, डोनर ग्रुप, उसे तो हम क्षार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और O-2 एक्सेप्टर, कैसे याद रखोगे, एक्सेप्टर एसिड A और A, तो जो भी O-2 लेने वाले वो क्या हो जाएंगे, एसिड। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा CaO, तो ये CaO क्या करेगा, Ca+2 और क्या हुआ O-2, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम, SO4-2, यहाँ क्या हो जाएगा, ये O-2 लूज करेगा और क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। ऐसे ही वन मोर एग्जाम्पल, SiO3-2, ये क्या होगा, ये भी O-2 लूज करेगा और क्या बनेगा, SiO2, ठीक है। तो इन सब में हो क्या रहा है, देखो इन सब रिएक्शन में यहाँ पर O-2 इसने दिया, यहाँ पर SO4-2 में भी O-2 लूज किया है, SiO3-2 ने भी क्या किया, O-2 लूज किया है। तो ये क्या हो गए, ये तीनों हो जाएंगे बेस। कौन से बेस हो जाएंगे, लक्स फ्लड बेस। किसके अकॉर्डिंग आया, लक्स फ्लड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि मैं तुम्हें यहाँ Ca+2 लिख के दूँ और ये क्या होगा, तो 100% ये CO+2 तो O-2 गेन करेगा और क्या बना देगा, CaO बनाएगा। SO3 लिखा हमने -2, इसको हमने O-2 दिया तो ये क्या बनाएगा, SO4-2। सेम इसके साथ हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन है SiO2 और प्लस O-2, तो ये क्या बन रहा है, इन सब रिएक्शन में ये जो है Ca+2, SO3-2, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सभी O-2 एक्सेप्टर हैं, ले रहे हैं। तो ये तीनों कौन हो गए, ये तीनों हो जाएंगे एसिड, ठीक है। ये तो हो गई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम इसमें और बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड थ्योरी उभयधर्मी रिएक्शन, एम्फोटेरिक रिएक्शंस क्या होते हैं। देखो एम्फोटेरिक या उभयधर्मी क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, O-2 आयन जो है यानी ऑक्साइड आयन डोनर भी का भी काम करे और एक्सेप्टर का भी काम करे, यानी O-2 दे भी रहा हो और O-2 ले भी रहा हो, तो जहाँ पे दोनों एक साथ रिएक्शन हो जाए उसे हम क्या बोल देंगे, उभयधर्मी एम्फोटेरिक रिएक्शन। इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये लिखा ZnO, इसकी रिएक्शन करवाई हमने O-2 से, क्या बन रहा है यहाँ पर, ZnO2-2, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो ZnO है इसने क्या किया है, O-2 गेन कर रहा है ये, और गेन कर रहा है तो ये कौन हुआ, एसिड। और अगर इसकी बात करें ZnO2-2 की, तो ये क्या करेगा, ये आगे जाकर O-2 लूज कर देगा, लूज करेगा तो वापस से यही रिएक्शन हो जाएगी, यानी ये कौन हो गया यहाँ पर, बेस। तो दोनों एक साथ का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमने लिखा है यहाँ पर Al2O3। अब ये Al2O3 क्या कर सकता है, देखो Al2O3, अच्छा एक सेकेंड, इसे मैं ऐसे लिखती हूँ ZnO, तो ये ZnO क्या करेगा, देखो एक बार तो हम बात करें कि ZnO में Zn+2 और O-2, ठीक है। इस बार ये क्या कर रहा है, ZnO ऑक्सीजन दे रहा है, O-2 डोनर है, और O-2 डोनर को हम क्या बोलते आए हैं, और O-2 डोनर को हम बोलते हैं बेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन हुआ, ZnO, ये बेस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये O-2 डोनर है। अब मैंने दोबारा ZnO की रिएक्शन लिखी, इस बार ZnO क्या कर रहा है, O-2 ले रहा है, और O-2 ले रहा है तो ये बनेगा, तो ये कौन हुआ, O-2 एक्सेप्टर, ये पढ़ा था हमने यहाँ पर, ये रहा O-2 एक्सेप्टर, ये कौन होते हैं, एसिड होते हैं। तो इस बार ये जो हमने लिखा है वो कौन हो गया, ये हो गया हमारे पास एसिड। इसका मतलब ZnO क्या कर रहा है, देखो ZnO एक बार तो O-2 दे रहा है और दूसरी बार O-2 गेन कर रहा है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर Al2O3। तो Al2O3 क्या करता है, देखो एक बार तो ये ऐसी रिएक्शन शो करेगा 2Al+3 3O-2, ठीक है। ये ब्रेक कैसे हुआ, इसे भी समझ लेते हैं। देखो ऐसे ब्रेक होता है, ये यहाँ लिखा हमने Al का ये जो 3 है ये तो आ गया Al+3 और ये 2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा O-2। अब इसे बैलेंस करते हैं, कितने Al है, 2, तो हमने यहाँ लिखा 2,
यहाँ लिख देते हैं 2, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है 3, तो ये हो गया बैलेंस। जब भी किसी कंपाउंड को ब्रेक करूँ तो चेक कर लेना, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होता है नेगेटिव, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। यहाँ पे क्या हो रहा है, Al2O3 ने ऑक्सीजन दिया है, डोनर है, और डोनर वालों को हम क्या बोल देते हैं, बेस, लक्स फ्लैट बेस, ठीक है। और क्या कर सकता है ये Al2O3, ये O-2 गेन भी कर सकता है। अगर ये O-2 गेन कर रहा है तो क्या बनता है Al, देखो ऐसे लिखेंगे, कितने एल्यूमिनियम है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 and 1 4, तो एल्यूमिनियम तो 2 है, ऑक्सीजन कितने है 4, रेशो कितना आएगा 1:2, यानी क्या बनेगा एल्यूमिनियम 1 और ये बना O2। इसको बैलेंस कर लो, ये बना। अब यहाँ पे टोटल -2 चार्ज, तो देखो ऐसे लिखेंगे, एक AlO2 पर कितना चार्ज लगाएंगे हम, नेगेटिव, और है कितने ऐसे 2, तो -2, ठीक है। हमारा काम क्या है अभी Al2O3 को चेक करना कि ये एसिड है या बेस है। तो एक बार तो ये O-2 दे रहा है, हमने इसे बेस लिख दिया, दूसरी बार ये O-2 गेन कर रहा है, तो हम इसे क्या लिखने वाले हैं, एसिड, ठीक है। ये हो गए अपने लक्स फ्लैट थ्योरी। अब इस लक्स फ्लैट थ्योरी में कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं। देखो ये हमें है ना, लक्स फ्लैट थ्योरी अगर आती है हमारे पास कंप्लीट लिखने के लिए, तो हमें ये याद रखना होगा कि जो लक्स फ्लैट थ्योरी है उसमें एक एसिडिक स्केल बताया गया था। अब ये एसिडिक स्केल क्या होता है, देखो जैसे हम बात करते हैं ना पीएच स्केल, और ये पीएच स्केल क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि पीएच स्केल में 0 to 14 वैल्यूज़ होती है, ये वाला 7 होता है, तो न्यूट्रल वाली को शो करेगा, और ये वाली वैल्यूज़ किसको शो करेंगे, एसिडिक को, और ये वाली वैल्यूज़ किसको शो करेंगे, बेसिक को। ऐसे ही बोलते हैं हम यहाँ पर। अब एक बात और, कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सब की अपनी अपनी क्या होती हैं, पीएच वैल्यूज़ होती हैं। तो ऐसे ही लक्स फ्लैट थ्योरी में क्या बताया कि हर किसी कंपाउंड के लिए अपने पास क्या होगी, अपनी खुद की एक डेफिनेट, निश्चित अम्लता प्राचल यानी कि एसिडिटी पैरामीटर होगा। सबके पास अपनी अपनी एक फिक्स वैल्यू होगी, जिससे हमें क्या पता चलता है, जैसे पीएच से पता चलता है। अगर मैं मान लूँ कोई कंपाउंड है बी, उस बी कंपाउंड की पीएच वैल्यू कितनी है, 9 है, तो वो क्या शो करेगी, बेसिक को। अगर मैं लिख दूँ कोई कंपाउंड है ए, उसकी पीएच की वैल्यू 3 है, तो वो ऑटोमेटिक क्या शो करेगी कि वो एसिडिक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बताया कि अलग अलग कंपाउंड्स के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग हैं। किसकी वैल्यू, एसिडिटी पैरामीटर। इससे क्या होगा, देखो अल्फ़ा से शो किया, अल्फ़ा भी मतलब है बेसिक, बेसिक कंपाउंड के लिए वैल्यूज़, अल्फ़ा ए का मतलब है एसिडिक कंपाउंड के लिए वैल्यूज़। और जब दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन रिलीज होगी एनर्जी, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एच। अब ये तो एक्सपेरिमेंटेड है, हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि बेसिक जो ऑक्साइड होते हैं उनके लिए एसिड बेस थ्योरी में क्या बताया, अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होगी, एसिडिक ऑक्साइड के लिए इनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और एम्फोटेरिक के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 0, ये हमें याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव वैल्यू आती है वो किसकी आती है, ये मिलती है हमें सीजियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। इसके लिए जो ये अल्फ़ा है इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव आती है, एंड द मोर नेगेटिव मीन्स कि ये हाईली क्या होता है, बेसिक हो गया। कितनी आती है इसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू -15.2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एसिडिक, तो एसिडिक किसके लिए आती है, एसिडिक वैल्यू आती है क्लोरीन का ऑक्साइड, Cl2O7, क्लोरीन, Cl2 ये सीजियम है, ये क्लोरीन है। और इस क्लोरीन वाले के लिए जो वैल्यू है अल्फ़ा की वैल्यू वो कितनी है, वो हाईली पॉजिटिव होगी। तो Cl2O7 के लिए वैल्यू आती है अल्फ़ा की 11.5 पॉजिटिव में। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। एम्फोटेरिक के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आती है, 0। और ये किसके लिए आती है, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, एम्फोटेरिक वैल्यूज़ आती हैं, जैसे हम एग्जांपल लिखें ZNO, और क्या आएगा, और आ जाएगा यहाँ पे Al2O3, ठीक है। और कौन आएगा, वाटर, वो ये भी क्या है, एम्फोटेरिक, ठीक है। तो ये अपनी एसिड बेस थ्योरी अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लैट कंप्लीट होती है। अब एक छोटी सी यूसेनोविच और है, उसे कंप्लीट करते हैं, फिर चलते हैं पार्ट सेकंड पर। देखो ये यूसेनोविच थ्योरी है। सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूसेनोविच एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं।
तो एक बात तो कंफर्म है कि जो भी एसिड का नेचर होगा उसका रिवर्स हम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेस। पहले बात करते हैं एसिड क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूसेनोविच, जो भी ऐसे कंपाउंड या ग्रुप्स जो क्या करते हो, नेगेटिव स्पीसीज, और नेगेटिव स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एनायन, ठीक है ना। नेगेटिव स्पीसीज इनको हम क्या बोल देते हैं, एनायन, यानी कि रेनायन। रेनायन में कौन आ जाएगा, नेगेटिव स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। तो जो रेनायनों को, नेगेटिव स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लेने वाले, ग्रहण करने वाले, उनको तो हम क्या बोल देंगे, एसिड, यूसेनोविच के अकॉर्डिंग। अब कौन सा नेगेटिव, कौन सा एनायन, तो किसी भी एनायन को, चाहे वो O-2 हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी ऋणायनिक वाला ग्रुप हो, अगर कोई कंपाउंड उस ऋणायन को गेन कर रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो, ले रहा हो, तो हम उसे क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो देखो इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अच्छा, नेगेटिव को तो लेने वाले और पॉजिटिव का क्या करने वाले, त्याग करने वाले, प्लस वालों को देने वालों को यूसेनोविच ने क्या कहा, एसिड। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर HCl। अब मैं तुमसे कहूँ कि ये एसिड है या बेस है यूसेनोविच के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करता है, H+ लूज कर देता है, यही तो करता है। तो H+ जैसे ही इसने लूज किया, यानी किसका त्याग किया, कैटायन का, पॉजिटिव वाले का। तो जो भी पॉजिटिव वाले को लूज करेगा वो कौन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू यूसेनोविच एसिड हो जाएगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो H+ को ही लूज करे, कोई भी कैटायन को लूज कर दे तो यूसेनोविच ने उसे क्या बोल दिया, एसिड। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो यहाँ लिखा हमने, ये जो यूसेनोविच थ्योरी है वो रेडॉक्स रिएक्शन पे काम करती है। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा, Na2O और प्लस SO3। अब मैं कहूँ इसमें बताओ यूसेनोविच के अकॉर्डिंग कौन एसिड होगा, कौन बेस होगा। तो पहले हम रिएक्शन करवाते हैं। हमें ये पता है कि यहाँ से ये प्लस और ये क्या बनेगा, माइनस, और इसका जो O-2 है वो किसके पास जाएगा, सल्फर के पास। क्या बनने वाला है यहाँ पे, एक तो बनेगा 2Na+ और दूसरा बनेगा SO4-2, यही बनेगा। अच्छा, अगर केवल ऑक्सीजन के बेस पर डिफाइन करना होता तो हम क्या बोल देते, O-2 देने वाला लक्स फ्लड के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बेस, और O-2 लेने वाला यानी कि SO3 लक्स फ्लड के अकॉर्डिंग कौन हो गया, एक्सेप्टर, यानी कि एसिड। अच्छा, यूसेनोविच के अकॉर्डिंग बात करते हैं। यूसेनोविच के अकॉर्डिंग क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नेगेटिव स्पीसीज यानी एनायन को एक्सेप्ट करे। तो पहले तो ये देखो कि कौन है ऐसा जो नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, SO3 ही तो है। ये SO3 ही तो क्या कर रहा है, यहाँ से किसे ले रहा है, O-2 को गेन कर रहा है, सही है ना। इसका मतलब ये गेन करने वाला हुआ। तो SO3 को तो हम क्या बोल देंगे, एसिड, और ये डोनर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा, ठीक है। और एसिड बेस रिएक्शन, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई, रेडॉक्स रिएक्शन। वन मोर एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ लिखा मैंने 2Na+Cl2। अब मैं तुमसे, प्रोडक्ट तो हम जानते हैं ये 2NaCl बनेगा, कौन एसिड कौन बेस, ये हमें बताना है यूसेनोविच के अकॉर्डिंग। कैसे बताओगे, देखो हमें पहले करना क्या है, इस NaCl पे बनाओ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो Na+ हुआ और Cl क्या हुआ, माइनस हुआ। इस रिएक्शन में बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए। तो हम बोलेंगे कि Na ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया है, Cl ने गेन किया है, यही तो हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सा चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेप्ट करने वालों को यानी इलेक्ट्रॉन लेने वालों को हम क्या बोलेंगे, एसिड। कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ले रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन कौन हुआ, यूसेनोविच के अकॉर्डिंग एसिड हुआ, और Na यूसेनोविच के अकॉर्डिंग कौन हुआ, बेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करना यानी कि नेगेटिव चार्ज को लूज करना, नेगेटिव चार्ज को, पार्टिकल को लूज करने वाले यूसेनोविच बेस होते हैं, और ये यूसेनोविच क्या हो जाएगा, एसिड, ठीक है। तो यहाँ अपनी ये थ्योरीज वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसके बाद पार्ट सेकेंड, थोड़ा सा पार्ट सेकेंड आज ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखो गाइस, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं विलायक की। एसिड बेस जो होते हैं उसे सॉल्वेंट सिस्टम के बेस पर भी डिफाइन किया गया है विलायक में, जो हमने सबसे पहले लेक्चर में बात की थी कि जो लिथियम, जैसे मैंने लिया सोडामाइड, तो सोडामाइड का फॉर्मूला क्या है, सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2। अब इस NaNH2 को मैंने अमोनिया विलायक में मिलाया, यानी वाटर नहीं है इस बार, तो ये एसिड होगा या बेस होगा। तो अलग अलग सॉल्वेंट में इस NaNH2 का नेचर भी क्या है, अलग अलग। तो हमें उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि ये विलायक कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं।
तो देखो विलायक है यहाँ पर दो टाइप के, एक तो है अनायन कारक और दूसरा है आयन कारक, यानी कि एक को बोलते हैं हम नॉन पोलर, दूसरे को बोलते हैं पोलर। नॉन पोलर का मतलब नॉन आयोनाइजिंग, जो आयंस नहीं बनाता, और आयोनाइजिंग का मतलब क्या हो गया, जो आयन बनाएगा। अब ये जो नॉन आयोनाइजिंग है इनमें क्या होता है, आयंस नहीं बनते, तो ऐसे कौन से सॉल्वेंट होते हैं जो नॉन आयोनाइजिंग होते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नॉन आयोनाइजिंग में आ जाएगी। इसकी एग्जाम्पल आएंगी, एक तो हम लिख सकते हैं नॉन आयोनाइजिंग में बेंजीन, क्योंकि बेंजीन आयन नहीं बनाता, सॉल्वेंट तो है, कॉमा और कौन आएगा CCl4, और ऊपर से ये कैसे है, नॉन पोलर है। कौन होता है नॉन पोलर, तो पढ़ रखा है हमने डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण जानते हैं इसके बारे में, जिसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसा होता है, शून्य होता है, वो सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर। और नॉन पोलर का मतलब ना पॉजिटिव बनेगा ना ही क्या बनेगा, नेगेटिव। तो ये कैसे सॉल्वेंट हुए, आंसर ये सॉल्वेंट हो गए नॉन पोलर, नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा एक बात और, बेंजीन में कौन डिजॉल्व होगा, जैसे मैं ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में बेंजीन रखा हुआ है, तो इसमें कौन डिजॉल्व होगा, इसमें वही कंपाउंड डिजॉल्व होंगे, यानी कि नॉन पोलर विलायकों में, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में वही कंपाउंड डिजॉल्व होंगे जो खुद भी कैसे हों, नॉन पोलर। खुद भी नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, आयोडीन मिला दो, आयोडीन कैसा है, नॉन पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, तो ये इस अध्रुवीय बेंजीन विलायक में कैसा होगा, इनसोल्यूबल, अविलेय होगा। इसी बेंजीन में NaCl को मिलाओ तो वो NaCl क्या होगा, सॉल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि NaCl कैसा होता है, देखो NaCl होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसे तुम क्या बोलोगे, पोलर बोलोगे। तो ये कहाँ डिसॉल्व होगा, ध्रुवीय वाला पोलर वाले में, जबकि बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, प्लस माइनस नहीं बनाता। तो अगर हम NaCl को बेंजीन में मिलाएंगे तो वो तो इनसॉल्यूबल रहेगा, अविलेय रहेगा, लेकिन आयोडीन को मिलाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, सॉल्यूबल। तो नॉन पोलर जो विलायक हैं, नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है, उसमें कौन डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है, अध्रुवीय यौगिक। अब चलते हैं आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। तो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो आयंस बनाते हैं। कौन से हैं आयंस बनाने वाले, ऐसे तो हम बहुत सारे कंपाउंड को देख सकते हैं, जैसे आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में कौन कौन आएगा, वाटर आ जाएगा, आयोनाइजिंग है, अमोनिया आयोनाइजिंग है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी क्या है, आयोनाइजिंग है। तो जो भी प्लस माइनस बनाते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आयन कारक, यानी कि ध्रुवीय विलायक। और एक बात और, अगर इनमें पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या नहीं होने वाली, जीरो नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम, जो ये पोलर सॉल्वेंट है जो प्लस माइनस बनाते हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जो प्रोटोन लूज करते हैं। अब प्रोटोन लूज करने का मतलब क्या हुआ, कि जो क्या लूज कर सकते हैं, H+, जिनका रिलेशन किससे है, H से है। लूज करने का मतलब नहीं, जिनके पास H होगा, ठीक है, वो तो क्या हो जाएंगे, प्रोटोनिक। और जिनका H से कोई मतलब नहीं है, जिनमें प्रोटोन नहीं होता, वो सारे क्या हो गए, अप्रोटोनिक। ऐसे कौन से विलायक हैं जिसमें H ना हो, तो वो कौन से हो जाएंगे, देखो इसका एग्जाम्पल होता है ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड ये सॉल्वेंट है, विलायक है, लेकिन इसके पास H नहीं है, प्रोटोन नहीं है। ऐसे ही SO2, लिक्विड SO2, अब ये क्या है, ये SO2 विलायक है, ऊपर से पोलर है, ध्रुवीय है, प्लस माइनस बनाता है, लेकिन इसके पास प्रोटोन नहीं है। तो जिनके पास H नहीं है, प्रोटोन नहीं है, उसे हम किस में रख देंगे, अप्रोटोनिक। अब चलते हैं प्रोटोन वालों के पास। तो प्रोटोनिक जो विलायक है, यानी कि जिनके पास क्या होगा, H+, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एसिडिक, सेकंड बेसिक, और थर्ड कौन सा है, वही उभय प्रोटोनी, एम्फीप्रोटिक। अच्छा, एसिडिक वाले का एक नाम और क्या है, एसिडिक वाले का नाम है प्रोटोजेनिक, बेसिक वाले का नाम क्या है, प्रोटोफिलिक, और थर्ड तो है ये। अब ये एसिडिक या प्रोटोजेनिक क्या होते हैं, देखो ये अपने सॉल्वेंट है, ये जो लास्ट वाला था एसिडिक, दूसरा कौन सा है, बेसिक, और थर्ड कौन सा है, एम्फीप्रोटिक। तो ये क्या है, एसिडिक, बेसिक, एम्फीप्रोटिक। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक की, जो प्रोटोन दे सकते हैं। प्रोटोन मतलब कौन, बार बार हम यही बात बोल रहे हैं कि प्रोटोन कौन, H+, जो प्रोटोन देने वाले हैं, H+ दे सकते हैं, वो तो कौन से हो जाएंगे, एसिडिक सॉल्वेंट, यानी एसिडिक विलायक। जो प्रोटोन ले सकते हैं वो सॉल्वेंट कौन से हो जाएंगे, बेसिक सॉल्वेंट। अच्छा, कौन ऐसा सॉल्वेंट है जो प्रोटोन दे सकता है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट है। जैसे बात करें यहाँ पर ये हो जाएगा H2SO4,
ये प्रोटॉन दे सकता है, और कौन दे सकता है H2SO4 के अलावा? तो हम बात करेंगे HF, ये भी क्या कर सकता है, H लूज़ कर सकता है, H+ दे सकता है। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, एसिडिक सॉल्वेंट में आ जाएंगे, अम्लीय विलायक में। फिर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जो H+ ले सकता है। तो अमोनिया जो होता है वो जनरली क्या करता है, H+ यानी कि प्रोटॉन लेने वाला है। जो भी प्रोटॉन लेने वाले हैं ऐसे विलायकों को हम क्या बोलते हैं, बेसिक विलायक। और कौन ले सकता है, एक हम जानते हैं इसको पिरिडीन बोलते हैं, इसके पास नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, H+ ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन आएगा, एम्फोटेरिक में, जिसे हम बोलते हैं उभयप्रोटिक, दोनों टाइप के, बोथ नेचर लिखा हुआ है, यानी कि प्रोटॉन दे भी सकते हो और प्रोटॉन ले भी सकते हो। प्रोटॉन देना और प्रोटॉन लेना, इस वाले में कौन से एग्जाम्पल आए, तो देखा इसको मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है H2O, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, प्रोटॉन दे भी सकता है और ले भी। एंड वन मोर एल्कोहल CH3OH, ये प्रोटॉन डोनर भी है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हो गया, हमें सॉल्वेंट के बारे में पता लग गया कि सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर। नॉन पोलर में कोई आयन नहीं बनने वाला, बेंजीन और ये सब आ जाएंगे। पोलर में प्लस माइनस बनते हैं, प्लस माइनस तो बनते हैं लेकिन उसके अलावा दो टाइप के होते हैं, प्रोटिक और नॉन प्रोटिक। एक के पास प्रोटॉन होते हैं, दूसरे के पास प्रोटॉन का नाम भी नहीं होता। तो प्रोटॉन ना हो ऐसे कौन है, BF3 और SO2। जिनके पास प्रोटॉन है वो तीन हो गए, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक, एम्फीप्रोटिक और एम्फीप्रोटिक, एसिडिक, बेसिक, ये तीनों हो गए, अम्लीय, क्षारीय और उभयप्रोटिक। ठीक है, अब जो अपन नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो एसिड बेस सॉल्वेंट सिस्टम के बेस पर, उसे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।